जी अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास नंबर 10 और सवाल है जी हमारे पास। सबसे पहले फिर हम ये टॉपिक आज का शुरू करते हैं। पहला सवाल है ऑर्डर ब्लॉक लास्ट क्लास में से कि कौन सी कैंडल होती है स्पेसिफिक जिसको हमने मार्क करना होता है। तो यहाँ पर देखा जाए लाइव मार्केट के अंदर ही ये M5 का टाइम फ्रेम है हमारे पास। जस्ट हम इतने चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। अब इतने चार्ट के अंदर हमारे पास मार्केट सेल साइड पे शिफ्टेड है। हमने यहाँ से एक अपना ऑर्डर ब्लॉक निकालना है। तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे सबसे हाई पॉइंट हमें कौन सा नज़र आ रहा है, इतना सा जितना चार्ट हम जस्ट देख रहे हैं ना, इसी के ऊपर हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है ना वो हमें ये नज़र आ रहा है। ये एक पूरी कैंडल हमने ले लेनी है इस तरह। ये कैंडल हमने ले ली। अब इसको एज अ रेजिस्टेंस हम यहाँ से मार्क कर देते हैं। ये मार्क हो गया। अब देखें कि इसी कैंडल को टैप करके प्राइसेस नीचे गिरी हैं। इस सूरत में हमारे पास लास्ट बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे था। हमने स्पेसिफिकली वो कैंडल लेनी होती है जो बुलिश ट्रेंड है। अगर ये जैसे प्रीवियसली ये बुलिश ट्रेंड था और लास्ट कैंडल बुलिश ट्रेंड की, ये लास्ट कैंडल है, ये हमने मार्क कर ली और प्राइसेस इसी को टैप करके गिरी हैं। अगर कोई बेरिश ट्रेंड है, जैसे यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, अगर प्राइसेस यहाँ से इसको ब्रेक करती हैं ऊपर, तो ये भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ये वाली प्रीवियस जो रेड कैंडल है, यानी जहाँ से ट्रेंड शिफ्ट होता है ना, वहाँ पे जो लास्ट कैंडल होती है ना, वो जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है डाउन साइड पे, ये इसको मार्क करें तो ये हमारे पास लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है इस जगह पे। और इसको हम यहाँ पे कह देते हैं कि जी दिस इज द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर विच इज़ वैलिड। तो यहाँ पे ये जो बुलिश वेव आई थी प्राइसेस में, ये शायद मैंने आपको ग्रुप में बताया भी था। ये एरिया ये वाला मार्क करके बताया था। ये किस बेस पे बताया था, क्योंकि ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया था, ये वाला एरिया, ठीक है जी। अब ये इस एरिया ने अपना काम कर दिया। यहाँ से जो ये ब्रेकर ब्लॉक था, इसने अपना काम कर दिया इस वाले ने। अब हमारे पास यहाँ पे एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ गया। अब इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास ये चीज़, ये कैंडल है लास्ट बुलिश कैंडल, जो ये हमारे पास नया अब इस वक्त का मौजूदा ऑर्डर ब्लॉक है। जो लास्ट बुलिश वेव में एंड वाली कैंडल होगी ना, उसको हमने मार्क करना है कि जी ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है इस वक्त का मौजूदा, ठीक है जी। यहाँ से अच्छा, हम सेट कर सकते हैं इसमें जी। दोनों तरफ के जो ट्रेंड्स हैं, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक या हायर लो में होता है या लोअर हाई में होता है? बिल्कुल लास्ट जो चार्ट आप देख रहे होंगे ना, उसके ऊपर बिल्कुल एंड वाला होगा। अब जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट्स, उसमें आपको इनकी मज़ीद चीज़ें भी समझ आएंगी। और बाकी भी अगर आपका कोई सवाल है ऑर्डर ब्लॉक को लेके, वो भी आप करें। फिर नेक्स्ट आज वाली जो क्लास है वो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने कैंडल मार्क की है, अगर कैंडल की जगह वहां पे कोई डोजी कैंडल होती है, यानी विक्स वाली, तो वो भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कोई होगी डोजी कैंडल। ये देखें, ये डोजी कैंडल भी है, ये रेड कैंडल भी है। इस सूरत में कौन सा एरिया मार्क करना है? इस सूरत में हमें क्या करना है कि हमें लास्ट जो हमारे पास जहाँ से समझना कि स्मार्ट मनी एंटर हुई है, यानी देखना हमने बेसिकली ये होता है कि जो सेल का ट्रेंड है उसमें जहाँ तक सेलिंग हुई है वो वाला एरिया लेना है हमने। जिसके बाद बाइंग शुरू होगी है ना, वो वाला एरिया, यानी सेलिंग जहाँ पे आगे ख़त्म हो गया, तो ये विक भी कंक्लूड करेंगे इसमें। ये वाला एरिया लेंगे जस्ट इतना। अब इतना एरिया क्यों लिया बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि लास्ट सेलिंग की कैंडल ये है और उसके बाद ये कंफर्म कर रही है, ये वाली रेड कैंडल नीचे को प्राइसेस आई हैं, जस्ट इस एरिया को टैप किया और अप। तो ये हमारे पास इस वक्त एरिया है जो कि सपोर्ट का। नेक्स्ट अभी तक प्राइसेस ने शायद इसको टैप किया, अभी तक नहीं किया। तो ये हमारे पास एक एरिया है पोटेंशियल सपोर्ट का। देख लेते हैं क्या ये वैलिड है। ये एरिया वैलिड तो नहीं है, खैर ये एक इंटरनल रेंज प्राइस कर रही हैं। अगर ये हमारे पास वैलिड तब होगा जब प्राइसेस अभी इधर से अगर चली जाती हैं, इस एरिया के ऊपर ब्रेक कर देती हैं, फिर नीचे आती हैं, तो ये हमारे पास एक वैलिड जो है ना बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे पास। प्राइसेस जब तक इस वाली रेजिस्टेंस है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, या कम से कम भाई ये वैलिड क्यों नहीं है? वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि इसने अपने स्विंग पॉइंट को ब्रेक ही नहीं किया। ये स्विंग पॉइंट है ना इसका, ये आप जी साइड जी पे जी। जहाँ से सप्लाई आएगी है, लास्ट हायर जो इसका हाई है, लोअर हाई है ये वाला, तो इसको इसने ब्रेक नहीं किया आप साइड पे, यानी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ बाय साइड पे। यहाँ से प्राइसेस बेरिश हैं, यहाँ पे देखें ना तो नीचे को ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ना, ये लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। और उसके बाद हमारे पास एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये पड़ा हुआ नीचे, ये छोटा सा, ये भी अगर हम इसको M1 वगैरह में देखेंगे तो ये भी एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही इटसेल्फ। तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ले सकते हैं। जब प्राइसेस यहाँ से एक दफ़ा इसको ब्रेक करती हैं तो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम के लिए इसमें बुलिश हो सकते हैं। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम क्योंकि बेरिश है, तो फिर उसके लिए हम इस लेवल को कम से कम देखेंगे। प्राइसेस जब तक बुलिश नहीं होंगी, हम बुलिश एंटर तब तक नहीं होंगे जब तक 2300 ये 2440 के ऊपर प्राइसेस जाके ब्रेक नहीं कर देती। जी
यानी कि इसमें अगर ये जो हमारा लास्ट जब तक उसको क्रॉस ना करे तब तक हम वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं मान सकते, जी या जो बिल्कुल, भी है। हम इसमें तो बेरिश ही रहेंगे, हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि प्राइसेस बुलिश हो गई हैं, चाहे नीचे जो मर्जी होता रहे। नहीं तो 1 मिनट या 5 मिनट में जाके हम कोई हाँ वो बताता हूँ मतलब ना उसकी आपको। लाइक ये वाला स्विंग पॉइंट है, यहाँ से प्राइसेस बेरिश हैं, अब नीचे इस जगह के ऊपर आके हम बुलिश तब होंगे जब देखें ना, यहाँ पे हम इधर आके देखते हैं कि इधर से प्राइसेस ने काफ़ी बड़ा एक बाई का मूव लगाया हुआ है। तो इस जगह से प्राइसेस एक दफ़ा उठ चुकी हैं ऊपर, ये जो ऊपर प्राइसेस उठी हैं ये इस वजह से उठी हैं क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया था, ये वाला, ये ओवरऑल यहाँ तक ये हमारे पास सपोर्ट का एरिया है, ये लास्ट कैंडल ये वाली, ठीक है। एग्जैक्टली प्राइसेस ने किसको टेस्ट किया, इस रेड कैंडल को टेस्ट किया ना, लास्ट जो रेड कैंडल है हमारे पास प्रीवियस बेरिश ट्रेंड की, बेरिश जो ऑर्डर फ्लो या हमारे पास वेव थी उसकी कैंडल को जस्ट प्राइसेस ने यहाँ पर टेस्ट किया और ऊपर, और यहाँ पे अपने इस ब्रेकर ब्लॉक को जो इनका प्राइसेस का यहाँ पे बनता है, इस विक से लेके यहाँ तक, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ना, ये हमें बता रही है कि जी यहाँ पे लास्ट बायर्स ने एक दफ़ा पुश किया, प्राइसेस को जोर लगाया, लेकिन दे हैव फेल्ड टू पुश द प्राइस हायर। तो दैट्स वाई ये हमारे पास लास्ट सेलर के लिए होप है कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएंगे तो फिर हम इसमें मजीद बुलिशनेस देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से प्राइसेस मजीद डाउन है, और ये अभी तक डाउन ही है, इसमें कोई बुलिशनेस का तो सिनेरियो नहीं बना हुआ, और ये मजीद डाउन ही है। अच्छा, और सवाल किसी का? अच्छा, एक ना और क्वेश्चन है, कल आपने पोस्ट डाली थी उसमें कि आपने कल जो 2412 या पता नहीं 17 वाली एंट्री थी वो ब्रेकआउट की मतलब पर्सपेक्टिव से ली थी, जहाँ से स्पाइक आई थी मार्केट यहाँ में। से शायद मैंने सेल करवाया था कल, है ना, इस जगह से कहीं से 15-16 हाँ, के करीब, 2412 या 15 के करीब से था तकरीबन कल, इसी रेंज में था। 15 के करीब था कल। हम्म, तो यहाँ पे M15 बेस्ड थी, ठीक है। आपको दिखाता हूँ। ये जो होती है ना, ये जो इक्वल लोज होते हैं, ये बेसिकली रिटेलर्स के लिए ये बाइंग के लेवल्स होते हैं। स्मार्ट मनी ऐसे एरियाज पर बाइंग नहीं करती। स्मार्ट मनी के लिए बाइंग का एरिया ये होता है जहाँ से आप स्ट्रक्चर, ये देखें यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हुआ है ना इधर, ये एरिया, स्मार्ट मनी इस एरिया से बाइंग करेगी, ये एरिया से। अब स्मार्ट मनी किस एरिया से सेलिंग करेगी अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं, ये एरिया से। स्मार्ट मनी के लिए ये एरिया है। तो ये वाले जो लोज थे ना यहाँ पे, वो जस्ट रिटेलर्स के लिए होते हैं। स्मार्ट मनी के ये एरियाज हैं जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एरियाज होते हैं स्मार्ट मनी के, जहाँ से स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन सेलिंग या बाइंग करते हैं। रिटेलर क्या करता है कि रिटेलर ऐसे लोज को भी एज ए सपोर्ट मान लेता है और वहाँ से वो बाइंग या सेलिंग कर देते हैं। अब क्या है कि ये सपोर्ट तो तब होती है ना जब प्राइसेस, ये वाला जो हाई है ये इसके ऊपर जाके ब्रेक होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग होती, फिर ये एक वैलिड सपोर्ट बन जाती है कि हाँ यार यहाँ पे इतनी डिमांड है एनफ के प्राइसेस को दोबारा एक हाई लगाने के लिए अपसाइड पे बेच सके, डबल बॉटम या एक एग्जैक्ट हायर हाई। तो यहाँ पे अब जो एंट्री का मॉड्यूल है वो मैं आपको बताता हूँ। जो कल मैंने एंट्री ली थी वो इस बेस पर थी, शायद इस कैंडल के बाद थी, वो 15-14 के करीब थी ये यहाँ पे। तो प्राइसेस इस लेवल से उठ रही थी, यहाँ से उठी, यहाँ से अगेन नीचे, और ये वाली जो कैंडल है ये मैं आपको वॉल्यूम ऐड करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम तो अभी खैर आपने पढ़ा नहीं, लेकिन फिर आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि आप रीज़न पूछ रहे हैं। तो उसके लिए ये कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया और बेरिश क्लोज हुई है। उसके बाद प्राइसेस ने इस लो के नीचे आके क्लोज कर दिया, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी प्राइसेस ले आई हैं, जहाँ से लास्ट डिमांड आई थी उसको भी नीचे क्लोज कर दिया, यानी ब्रेक डाउन एक सिंपली हो गया। और ये इतनी अब वैलिड सपोर्ट नहीं रही क्योंकि 1 टाइम यूज़ हुई, 2nd टाइम यूज़ हुई यहाँ पे, 3rd टाइम यहाँ पे यूज़ हुई एंड फेल टू पुश अ न्यू हायर हाई, और यहीं से ड्रॉप हो गई प्राइसेस। और ड्रॉप हुई तो यहाँ पे जब प्राइसेस ने क्लोजिंग कर दी जस्ट इस पॉइंट पे एग्जैक्टली जो है ना वो किधर गया, एग्जैक्टली जो हमारे पास पॉइंट था ना वो ये वाली कैंडल, जिसकी बेस पे हमने सेलिंग की, क्योंकि ये इसके नीचे क्लोज हो गई जहाँ से लास्ट डिमांड आई थी ना, ये वाली एक्चुअल। तो ये प्राइसेस एक दफ़ा तो इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, बुलिश हो गई थी दोबारा, लेकिन जब ये क्लोज हुई ना ये वाली कैंडल, ये स्पेसिफिक, तो प्राइसेस यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ये वाले लोज इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो सारी डिमांड थी इस ऑर्डर ब्लॉक में वो यहाँ पे इंड्यूस हो चुकी है, और इधर जो थोड़ी बहुत थी वो इस जगह पे इंड्यूस हो चुकी है, और अब ये वाली भी एक दफ़ा चौथी दफ़ा इंड्यूस होके प्राइसेस दोबारा नीचे क्लोज कर चुके हैं। तो जिसका मतलब ये नीचे हमारे पास रूम भी काफ़ी है, तो प्राइसेस यहाँ से अच्छा खासा ड्रॉप देंगी। यहाँ पे देखें ना तो अच्छा खासा रूम था इस एरिया तक, ये वाला एरिया हमारे पास। तो ये मेरे ख्याल से मैंने कल आपको 88-82 वाला एरिया बताया था, तो ये वही एरिया जहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन प्राइसेस को भी इन्होंने होल्ड नहीं किया यहाँ से भी नीचे। तो वो जब कोई यहाँ पे आके साइन नहीं मिला, खैर हमने तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी एज
हमारा यहाँ पे टारगेट था, लेकिन यहाँ से बाइंग इस वजह से नहीं कर सके क्योंकि कोई साइन ही नहीं था इधर, तो फिर बाइंग नहीं की। तो ये चीज़ है। बाकी आज की क्लास शुरू करें फिर, ये ऐसे ही इन्हीं चीज़ों पर टाइम लगाना है। अगर सवाल हैं तो पूछ लें। अच्छा, वॉल्यूम मैंने ऐड किया था, शायद वॉल्यूम का आपको मैंने बताया नहीं है कुछ भी। ये जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो सप्लाई का एरिया है ऊपर, जी ये जी दो दफा वैसे तो जो स्विंग पे बनता है ना, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई कहते हैं। जो जी दो दफा जो अगर यानी कि उसको टैप करती है कैंडल, तो ये जो सेंटर में आप जैसे 3 दफा आपने किया, आपने बताया कि ये वीक हो गया ये एरिया, जी जी, जैसे सेंटर, बिल्कुल बिल्कुल। ये फिर यानी कि अगर 2 बार से ज्यादा अगर उसको वो वहां से लिक्विडिटी ले ले। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखें बिल्कुल आसान है, इसमें कितना कोई मुश्किल बात नहीं है समझने के लिए। प्राइसेस यहाँ पे क्या थी, ये प्रीवियस ओवरऑल मूव देखें तो एक बुलिश ट्रेंड है। ये हमारे पास प्राइसेस अप साइड पे जा रही हैं, क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि जी प्राइसेस यहाँ से बुलिश हैं ऐसे, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास क्या हुआ कि प्राइस ने इंस्टेंट ड्रॉप दिया और यहाँ पे आके करेक्टर चेंज कर दिया, बेरिश हो गई, ठीक है। अब जिस वक्त प्राइसेस बेरिश हो गई तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से सेल की एंट्री ढूंढेंगे। इस पूरी जो लास्ट कैंडल है बाइंग की, उसमें से जब प्राइसेस इस जगह पे थी तो हम यहाँ से इसमें, जब प्राइसेस इस जगह पे थी तो ये वाली लास्ट कैंडल है बाइंग की, तो यहाँ से हम इस एरिया में से पूरे में से सेलिंग ढूंढेंगे क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे प्राइसेस कर चुकी हैं, ठीक है। इतनी तो समझ आ रही है ना? जी जी, समझ आ गई। अच्छा, अब चूंकि हम बेरिश हो चुके हैं, अब प्राइसेस क्या करें, या तो इस लेवल पे आएँ जहाँ से इन्होंने सपोर्ट लिया है, इस लेवल से सपोर्ट लेकर प्राइसेस दोबारा ऊपर एक न्यू हायर हाई लगा दें। अब इसका ना ओवरऑल कंटेक्स्ट आपको समझ आएगा बड़े टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। चूँकि ये वाली जो सप्लाई है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई है, ये प्राइसेस इसको टैप करके नीचे आ रही हैं। अब जिस वक्त इस लेवल के ऊपर इतनी सप्लाई, जस्ट एक इंड्यूसमेंट के लिए छोटा मोटा प्राइस को धकेल सकता है। असल जो लेवल है ना बड़ा, वो ये है स्विंग पॉइंट जो है, जो प्राइसेस को ट्रेंड शिफ्ट करवा सकता है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर छोटी मोटी बाइंग तो हमें मिल सकती है यहाँ कहीं से, लेकिन चूंकि प्राइसेस बड़े टाइम फ्रेम के लेवल को टेस्ट करके आ रही हैं तो इस वजह से इसमें सेलिंग ज़्यादा होगी अनटिल के हम दोबारा से प्रीवियस बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चरल लेवल को टैप कर दें, विच इज़ दिस, ऑफ कोर्स वी कैन सी हियर। अच्छा, ये जो विक लगी हुई है नीचे ये वाली, ये इसको, हाँ ये वाली, ये इसका मतलब है इसको इसने टेस्ट किया है कि नहीं? बिल्कुल, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया ना, एग्जैक्टली देखें, नज़र तो आ रहा है क्लियरली ऑर्डर ब्लॉक। अब यानी दोबारा आती है इस एरिया में, तो जी, जी। फिर इसमें जैसे आपने बताया कि दोबारा यानी कि यहाँ से बाइंग की जा सकती है, बिल्कुल प्राइसेस दोबारा यहाँ आती हैं, यहाँ से बाइंग की जा सकती है। प्राइसेस यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न डेवलप कर सकती हैं, यहाँ से नीचे अगेन ऊपर, और यहाँ से इस तरह का राउंड सा टॉप बना के अगेन दोबारा अगर नीचे हैं तो फिर इसको ब्रेक कर देंगी। लेकिन अगर यहाँ से दोबारा अप जाती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ही दफ़ा में अप जाके नया हाई हाई बना देंगी, बिकॉज दिस इज़ द सप्लाई एंड दिस इज़ द वेरी ह्यूज टाइप ऑफ सप्लाई। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब एक बुलिश कैंडल हो, ठीक है, उसके बाद फिर रेड कैंडल बन जाए, फिर बुलिश कैंडल बन जाए, ये होता है बुलिशनेस का साइन, और ये इस तरह अप ट्रेंड में बने। लेकिन ये डाउन ट्रेंड के अंदर क्या हो रहा है, ये चीज़ ज़रा समझिएगा। ये एक रेड कैंडल है, बाइंग की कैंडल बनी बुलिश, अगेन रेड बन गई। अब ये इतनी इतनी कैंडल्स ये इधर है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग की निशानी होती है। यानी प्राइसेस ऐसे नीचे गिर रही हैं, एक इधर बुलिश कैंडल बन जाती है अप साइड की, ये बन गई हमारे पास बुलिश कैंडल। अब अगली कैंडल दोबारा यहाँ पे क्या करती है कि सेल की बन जाती है इस तरह। तो ये जो साइन बना है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है। अगर इतनी बड़ी भी कोई रेड कैंडल है ना, उससे भी ज़्यादा ये वाली स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी, लेकिन शर्त उसमें ये है कि ट्रेंड सेल का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई है ये वाली, और प्राइसेस इसको टैप करके यहाँ से देखें, टैप करके प्राइसेस अपने इस ब्रेकर ब्लॉक को, जो छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकर ब्लॉक है, इसको टेस्ट करके नीचे आ रही है। अब यहाँ से आपका सवाल था कि बाइंग की जा सकती है। ऑफ कोर्स जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता डाउन साइड पे, तो यहाँ पे जो भी प्राइसेस आके साइन बनाए छोटे टाइम फ्रेम, हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं इन एरियाज तक, ये वाले लेवल्स तक, ठीक है। और यहाँ पे जैसे उधर हमें साइन मिला था, उधर हमें वो पता चल रहा था कि जी अब वीक हो गई हैं प्राइसेस, न्यू हाई नहीं बना पा रही, तो इस तरह इधर भी फिर हमें जब प्राइस ऐसे कुछ पैटर्न सा बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने अप जाना है या फिर इसको ब्रेक कर देंगे। जैसे ये पैटर्न बना हुआ था, ये शोल्डर, ये शोल्डर,
ये हेड, तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। तो हमें यहाँ से पता चल रहा था कि इधर से जब प्राइसेस ने इसको ब्रेक किया या फिर इसको ब्रेक किया तो हमें नज़र आ रहा था कि अब जो है ना प्राइसेस कम से कम अपने इस लेवल को टैप करेंगी। तो ये प्राइस एक्शन के पैटर्न्स होते हैं और साथ में हमारी कन्फर्मेशन होती हैं और फिर सारी चीज़ें हमें कन्फर्म कर देती हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, आपने ना एक वॉइस की थी, इसमें आपने कहा था कि जो आज से 3-4 साल पुरानी स्ट्रेटजीज हैं वो अभी वर्क नहीं करती, उसमें वो थोड़ा सा गाइड अच्छा, करिए। वो ये होता है कि बेसिकली कुछ लोग ना सिंपल एक कैंडल है जा रही है, यानी कि ये उन्होंने इंड्यूसमेंट एरिया निकाला हुआ है ये वाला। वो मैंने एक और भी वॉइस मैसेज उसमें किया था कि प्राइस आजकल ज़्यादा वोलेटाइल क्यों हैं। तो मार्केट के अंदर ना एक बेसिकली रिसेशन का समझने के सिनेरियो बना हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा फेयर है लोगों के अंदर। तो उसमें ये होता है कि प्राइसेस जो है ना अपने इस तरह के इंड्यूसमेंट एरिया से नॉर्मली क्या करती हैं कि अगर ट्रेंड सेल का तो वो थोड़ा बहुत इसमें पुल बैक दे देंगी, और अगर किसी की एंट्री फंसी जाए तो वो निकल जाएगी। लोग करते हैं मूविंग एवरेजेस पे और साथ में कैंडल स्टिक की शेप को देख के, मतलब जो नॉर्मल बिल्कुल नया बंदा है ना, जो रेड कैंडल जाती देख के उसने बाय सेल कर दिया, ग्रीन जाती देख के बाय कर दिया। जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इस स्ट्रक्चरल लेवल से बनी है, ये देखें ये बनी है। तो भाई वो तो यहाँ से कम इस हाई को एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि दोबारा यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाएंगी कि सपोर्ट से उठ रही हैं, तो ये नहीं हुआ। दोबारा प्राइस ने नीचे ब्रेक इन कर दिया, और जिसने इस सेल की कैंडल को देख के यहाँ पे सेल किया कि प्राइस इतनी नीचे जा रही हैं, तो उसने यहाँ पे आके अपने प्रॉफिट टेकिंग अगर नहीं की कि इतनी बड़ी सेल की कैंडल है मजीद नीचे अब जाएंगी प्राइसेस, लेकिन क्या होगा कि अपने ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट प्राइस ने टेस्ट किया और दोबारा से ऊपर। और अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि भाई यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई को डिमांड को प्राइस ने टेस्ट किया और अब इस लेवल तक जाएंगी और वह इनको स्टिल होल्ड करके बैठा हुआ है, तो दिस इज़ नॉट फेयर। प्राइस ने अपने इस ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट किया और दोबारा नीचे आ रही हैं, और वो तकरीबन यहाँ पे उसकी 30% जो रह गई 100% यहाँ तक अगर थी, तो प्राइस दोबारा 70% नीचे आ चुकी हैं। तो ये इसमें है कि ओवरऑल प्राइसेस जो तो बंदा करता है सप्लाई डिमांड या वॉल्यूम पे काम, वो तो बच जाएगा क्योंकि वो मार्केट के ओवरऑल होल कंटेक्स्ट को समझ रहा है। जिसने जस्ट एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है ना कि प्राइस ऐसे करेगी, ये पैटर्न बनेगा तो मैं बाय कर लूँगा या सेल कर लूँगा, वो बंदा काम नहीं कर सकता। जो बंदा सप्लाई डिमांड पे और बड़े टाइम फ्रेम्स के लेवल के ऊपर काम करता है, वॉल्यूम्स के साइन को देख के और सारे प्राइस एक्शन के पैटर्न्स को भी समझता है, तो वो बंदा तो कामयाब रहेगा। बाकी जो नए लोग हैं मैसेज करते रहते हैं, वो मतलब आपको तो इन चीज़ों का भी नहीं आइडिया, लॉस हो गया जी फलानी जगह से ट्रेड फंसी हुई है, ये हुआ वो हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए वो स्पेशली मैसेज था कि भाई चीज़ों से बचें ऐसी से और सीखें। जैसे आप सीख रहे हैं अभी, आपको चीज़ों का आइडिया होगा तो आप उनके मुताबिक फिर रिएक्शन देंगे। और कोई सवाल आपका? ठीक है, आप टॉपिक स्टार्ट करें। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी कंसेप्ट्स एंड इंड्यूसमेंट्स। लिक्विडिटी होती क्या है ये देखें। लिक्विडिटी रेफर्स टू हाउ इजीली, हम बेसिकली गोल्ड में काम करने से मैंने गोल्ड लिखा हुआ है, कैन बी बॉट आर सोल्ड इन द मार्केट। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? समझ नहीं है क्या बोल रहा है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है ना आपकी? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी रेफर्स और विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट प्राइस चेंजेस, आप सेल कर रहे हैं मैं बाय कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ आप बाय कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी लोग ट्रेडिंग में बैठे हुए हैं ना, ट्रेड कर रहे हैं किसी भी ब्रोकर के साथ, वो सारे लिक्विडिटी हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए। सारे के सारे क्या हैं? लिक्विडिटी। और हाई लिक्विडिटी इन दिस पेयर या किसी भी पेयर के अंदर, मतलब ये होता है कि आप, यानी कि लिक्विडिटी बेसिकली ये है कि आपको 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किसी भी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर आप किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको उसी प्राइस के ऊपर वो चीज़ मिल जाए। यानी इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी इसके अंदर, इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं कि हर किसी स्पेसिफिक प्राइस लेवल के ऊपर कोई ना कोई बंदा बेचने के लिए रेडी है, कोई ना कोई बंदा खरीदने के लिए रेडी है। तो लिक्विडिटी का मतलब बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, ठीक है। ऑल द बायर्स एंड ऑल द सेलर्स आर द लिक्विडिटी इन द मार्केट, ठीक है जी। अब दूसरी इसका रुख वो क्या होता है, वो ये होता है कि आपने सुना होगा स्मार्ट मनी यूज रिटेल ट्रेडर्स एज देयर लिक्विडिटी। तो वो लिक्विडिटी बेसिकली यही है कि उनको खरीदना है अगर, तो वो रिटेल ट्रेडर से खरीदेगा ना। स्मार्ट मनी स्मार्ट से ही तो नहीं खरीद सकती ना, कोई बेचने वाला होगा, कोई बेवकूफ़ किसी को वो बनाएंगे इंड्यूस करके, तो फिर वो उससे खरीद सकेंगे। यानी वो बंदा बेचना चाह रहा होगा ये देख के कि मार्केट नीचे गिर रही है, एक्चुअल में वो दूसरी तरफ उन्होंने बाइंग करनी होगी, तो इसलिए वो सेलिंग दिखाएंगे और बाय कर लेंगे। तो ये होता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट की बेसिकली डेफिनेशन जो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर, ये वो चीज़ है जो किसी भी सेलर या बायर को इंड्यूस करती है, दिखाती है। जैसा कि ये एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पास। अब प्राइसेस क्या करती हैं, यहाँ पे कोई
डिमांड का एरिया है बड़े टाइम फ्रेम का, प्राइसेस यहाँ पे आती हैं और इस तरह से दोबारा बिहेव करती हैं। इस जगह पे प्राइसेस ने कहीं अगर कोई इस तरह का पैटर्न बनाया हुआ है, लाइक ये वाला ही है, अब हाई टाइम फ्रेम की डिमांड को प्राइसेस टैप करके आ रही हैं इस तरह से, तो ये बेसिकली एक इंड्यूसमेंट का एरिया भी समझा जा सकता है कि ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे ये बना हुआ पैटर्न, तो प्राइसेस में जो बंदा यहाँ पर आके सेलिंग करेगा और इस चीज़ को ज़हन में रखेगा कि जैसा ये डाउन ट्रेंड था तो प्राइसेस इस तरह डाउन गिरती जाएंगी, कंटिन्यू करेंगी अपने ट्रेंड को, तो उसके लिए ये इंड्यूसमेंट ही है। यहाँ पे आके प्राइसेस रिएक्शन भी देती हैं, ये नहीं कि रिएक्शन नहीं देती, यहाँ पे आके प्राइसेस इस तरह से गिरेंगी, रेड कैंडल्स बनेंगी 2-3, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पर आएंगी इस एरिया के आसपास, दोबारा यहाँ से उठ जाएंगी। तो जिन्होंने यहाँ से सेल किया था वो बेसिकली इंड्यूस है, उनको इंड्यूस कर दिया स्मार्ट मनी ने सेलिंग दिखा के यहाँ से। एक्चुअल में उन्होंने बाइंग करनी थी जिन्होंने यहाँ से सेल किया। अब हमने तो पढ़ा हुआ कि चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह पे हम यहाँ पे बाय करते हैं, तो इसलिए पुल बैक का वेट करते हैं। तो जो लोग इस तरह फिर करते हैं ना कि इन लेवल्स के ऊपर आके सेलिंग कर देते हैं और फिर प्राइस का ट्रेंड क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम की डिमांड को टैप करके ये प्राइस और वो बुलिश हो रही है, तो उनका जनाब स्टॉप लॉस लग जाता है। तो ये इंड्यूस करने का मतलब ये होता है किसी को मजबूर करना या किसी को इस तरह दिखाना कि भाई अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप मिस कर दोगे अगर यहाँ से आपने ट्रेड ना ली। इंड्यूस करने का सिंपल आसान जुबान में आपको मतलब बता रहा हूँ। इंड्यूसमेंट कुड बी लार्ज ट्रेड्स बाय इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स और इकोनॉमिक इवेंट्स दैट ड्राइव प्राइस एक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रेडर्स टू मेक मूव्स। अब इसमें क्या होता है, ये इसका क्या मतलब है सिंपली कि प्राइसेस क्या होती हैं न्यूज़ के ऊपर समटाइम्स इस तरह से इधर कहीं पर रेंज कर रही हैं, न्यूज़ आई है एकदम से ऐसे नीचे गिर गई हैं और नीचे से फ़ौरन आपने ये अक्सर नोट किया होगा दोबारा उठती हैं प्राइसेस, यहाँ पे आके छोटा सा रिएक्शन देती हैं और फिर इस तरह से। अब ये जो इतना ड्रास्टिक मूव आया है इसमें क्या होता है कि प्राइसेस नीचे गिरी हैं लेकिन स्मार्ट मनी ने यहाँ से इतने बड़े ऑर्डर्स लगाए हैं, उन्होंने इसको बाय कर लिया इधर से, यानी वो लो प्राइस पे बाय करना चाह रहे थे, उन्होंने इधर से बाय किया और ये ड्रास्टिक मूव अगेन उन्होंने अपनी जिस ट्रेंड में वो लेके जाना चाह रहे थे प्राइस को उधर वो ले गए। तो इंड्यूसमेंट करने का मतलब ये होता है कि उन्होंने डाटा ये दिखाया, रिटेलर्स यहाँ पे सेल 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 कर रहे हैं कि डाटा तो ये न्यूज़ का आ गया, लेकिन अब क्या होगा कि एक्चुअल में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो हैं वो दूसरी जानिब इसको बाय कर रहे होंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी को एक साथ मिला के आपको वो दिखाता हूँ जिससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा जी, ये हमारे सामने है इंड्यूसमेंट जी कि लिक्विडिटी जो होती है ये कहते हैं मतलब जो फेयर ट्रेडर्स होते हैं उनके एसएल्स यहाँ पे मतलब उन्होंने लगाए होते हैं ना, वो जैसे लिक्विडिटी हंटिंग करते हैं शायद। देखें लिक्विडिटी जो होती है ना, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर स्मार्ट मनी प्राइसेस को नीचे लेके जाना चाह रही है लेकिन प्राइसेस नीचे नहीं जा रही, यानी स्मार्ट मनी सेल करना चाह रही है, दूसरी तरफ कोई बाय करने के लिए तैयार नहीं है, तो स्मार्ट मनी किसको सेल करेगी? फिर वो क्या करेंगे, प्राइसेस को थोड़ा सा इस तरह ऊपर को लेके जाएंगे, यानी यहाँ से बाइंग दिखाएंगे, बाइंग नज़र आएगी। अब क्या होगा कि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ से बाय करेंगे, उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो इधर होंगे, ठीक है, और उन्होंने वो जो बाइंग के ऑर्डर लगाए होंगे ना, वो सारे ऑर्डर क्या करेगी, स्मार्ट मनी सेलिंग कर रही होगी उनको, यानी जो बंदा बाय कर रहा है स्मार्ट मनी उसको सेल कर रही होगी। और जब वो सेल कर रहे होंगे तो प्राइसेस जारी बात है नीचे जाना है प्राइसेस, स्मार्ट मनी क्या कहते हैं ना कोई टिकता। अब जो इनके स्टॉप लॉस होंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिट हो जाएंगे जो उन्होंने बाइंग किया हुआ था। तो ये आप इसको जो कह रहे हैं ना कि स्टॉप हंटिंग वगैरह होती है, तो ये वही होती है कि जिस वक्त डिज़ायर्ड डायरेक्शन में स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशनल प्राइस को नहीं ले जा पाते तो फिर वो इंड्यूस करते हैं लोगों को। कभी कभार ऐसा होता है कि ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर से प्राइसेस को इटसेल्फ लिक्विडिटी मिल जाती है, ऑर्डर ब्लॉक्स में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है कि प्राइसेस उसको टैप करके नीचे, लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे बन जाते हैं जैसा कि ये देखें, इधर ही हमारे सामने एक एग्जांपल मौजूद है। प्राइसेस क्या कह रही थी, प्राइसेस वाज एमिंग टू टैप दिस एरिया, दिस लिक्विडिटी जोन, बट दे वर फेल्ड। हियर वी कैन सी, इसमें एक सेलिंग आई, दोबारा से प्राइस में बाइंग प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे आके काफ़ी कम हो गया। अब प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ से पहले तो इन दोनों कैंडल के नीचे से ये लिक्विडिटी स्वीप किया। अब अगर इस चार्ट को हम H1 का मान के चलें तो यहाँ पे बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक या कुछ सपोर्ट कुछ ना कुछ ऐसा बना होता है जिसको देख करके यहाँ से लोग क्या करते हैं कि बाय कर लेते हैं स्टॉप लॉस नीचे। तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसको साइड पे रखते हैं, ये प्राइस बाइंग जा रही है। अब लोगों ने क्या किया, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार देखा, यहाँ से बाय कर लिया, ठीक है जी। अब क्या होता है कि इसके नीचे स्टॉप लॉस है, ये तो हिट हो गया। यही स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, यही लिक्विडिटी होती है स्मार्ट मनी को। जब किसी उन्होंने एक्सल में स्मार्ट मनी का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्विंग पॉइंट पे स्मार्ट मनी बाइंग सेलिंग करती है, दरमियान में जो भी आता है वो फंसता है।
तो यहाँ पे इंड्यूस किया जाता है लोगों को। अब इधर इंड्यूस किया गया कि ये सेलिंग की कैंडल बन गई है, और यहाँ पे इसको भी इसने ब्रेक कर दिया डाउन साइड पे, यहाँ से जिसने सेल किया प्राइसेस बाय चली गई। तो ये जो कहते हैं ना कि जी हम बाय करते हैं सेल हो जाता है, सेल करते हैं बाय हो जाता है, वो बेसिकली ये स्विंग पॉइंट जो है जी जी ये कौन से यानी कि टाइम फ्रेम का हम उसको वैलिड समझते हैं, जैसे आप बता रहे हैं ना? H1 का होना चाहिए, H4 का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गोल्ड मार्केट। अगर करेंसी यानी- पेयर्स हैं उसमें डेली का देखें आप, 8 आवर का है डेली का स्विंग पॉइंट या स्ट्रक्चर आपके सामने जो भी है ना। देखें एक और चीज़ जो समझने वाली है, अगर ये स्ट्रक्चर है ना M15 मिनट का, तो फिर इसमें क्या होगा कि आपका टारगेट जस्ट ये होगा, ठीक है। अगर ये H1 का स्ट्रक्चर है तो फिर भी आपका टारगेट यही होगा जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप वो देख रहे हैं ना, उस टाइम फ्रेम के अंदर। अब इसमें अच्छा ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर लें। अगर वो बेरिश है तो आप प्राइसेस के छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश होने का वेट करें, और फिर आप बड़े टाइम फ्रेम का पहले से सप्लाई एरिया निकाल के रखें। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस इस तरह से आ रही है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है, प्राइस इधर से बुलिश होती है ऐसे। अब आपने असल में इस एरिया का वेट करना है। यहाँ से अगर इधर को बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड एरिया नहीं है और प्राइसेस इधर से किसी बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई एरिया को टैप करके नहीं आ रही, सॉरी इधर से प्राइसेस बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई एरिया को टेस्ट करके आ रही हैं और इधर कोई इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है जहाँ से प्राइस ट्रेंड शिफ्ट कर दें, तो फिर आपने यहाँ से बुलिश नहीं होना बल्कि इस एरिया का वेट करना है कि आप इस एरिया से सेलिंग करें। और सेलिंग के टारगेट्स ये होंगे, ये लोज ये वाले। और अगर प्राइस क्या करती है, यहाँ से आपने सेल किया, ये वाला डिमांड एरिया इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर देता है कि इसको ब्रेक कर देता है, फिर आप दोबारा सेल नहीं ढूंढेंगे। आप जान चुके हैं कि अब मार्केट ने अपने एक स्विंग पॉइंट को ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग हो गई है। अब फिर आप पुल बैक का वेट करेंगे, नीचे आती है तो इस ऑर्डर फ्लो में से आपने अपना ऑर्डर ब्लॉक निकालना है। यहाँ से फिर आप बायर होंगे और अगेन फिर आपका टारगेट पहला ये स्विंग पॉइंट होगा, अगेन फिर ये स्विंग पॉइंट, और फिर उसके बाद ये एरियाज। इस तरह से मार्केट को लेके चलते हैं। जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने उसी टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चरल लेवल्स को टारगेट बनाना होता है। लेकिन आपने अपनी बायस कैसे क्लियर करनी है, बड़े टाइम फ्रेम के एरियाज को देखे, H4 हो गया, H1 हो गया, डेली हो गया, उनके ट्रेंड्स को देखना है और फिर आपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अपने बड़े स्विंग पॉइंट्स के ऊपर प्राइसेस के पहुंचने का वेट करना है, वहां से ट्रेड प्लान करनी है। इज दैट क्लियर टिल नाउ? जी जी अब क्लियर। अभी यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, सप्लाई एरिया था, प्राइस यहाँ पे आके इंड्यूसमेंट करती है। अगर ये सीधी ऐसे चली जाती तो हो सकता है कि यहाँ से ये ड्रॉप ना होती अगर यहाँ पे इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं पड़ी होती। लेकिन इधर क्या होगा, प्राइस ने यहाँ पे आके सेलिंग दिखाई है पहले। अब इसको देख के लोग एनगल्फिंग कैंडल को यहाँ से सेल कर रहे थे, क्योंकि ये देखें आपके सामने दो डोजी कैंडल्स भी बनी हुई है ना, इसी वजह से बनी है कि रिटेलर यहाँ सेल कर रहा था। अब यहाँ से प्राइस नीचे गिरती है। नहीं आ रही, जी जी क्या कहा आपने? स्क्रीन नहीं आ रही है सर भाई। बाकी की सबको आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही है। जिसको नहीं आ रही ना, आप लेफ्ट करके दोबारा से ज़रा ज्वाइन करें, आ जाएगी आपको। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे सामने इंड्यूसमेंट की एग्जांपल मौजूद है। इस सूरत में कि प्राइस ने यहाँ पे पहले एक बुलिशनेस का साइन बनाया और उसके बाद प्राइस यहाँ पे बुलिश नहीं जाती, अपने इस एरिया को टैप नहीं करती, यहाँ से अगेन नीचे गिर जाती हैं। और यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल सेल साइड की जानिब देख के मजीद लोग यहाँ से सेलिंग में इंटरेस्टेड थे कि यहाँ से प्राइसेस गिरी हैं तो यहाँ से सेल करेंगी। इधर इसने ये चेंज ऑफ करेक्टर टाइप भी किया हुआ है। तो स्विंग पॉइंट पे ये सेलिंग नहीं है, ये स्विंग पॉइंट पे हमारे पास सिनेरियो नहीं बना हुआ। ये साइन जो हम देखते हैं एज अ इवनिंग स्टार सेलिंग के लिए, ये स्विंग पॉइंट पर होना लाजमी होता है, लेकिन इस सूरत में ये स्विंग पॉइंट पे नहीं है। जिसने यहाँ से सेलिंग की वो यहाँ पे फंस गया, प्राइसेस नीचे गई हैं, लेकिन इधर जाते ये वाली कैंडल इसने इतनी बुलिश क्लोज कर दिया। और ये इतनी ज़्यादा बुलिश क्लोज होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिन लोगों के स्टॉप लॉस पड़े थे, यहाँ से ये देखें ना, दो डोजी कैंडल्स बनने का मकसद ये है कि यहाँ पे सेलिंग हो रही थी, ऊपर से प्राइसेस नीचे आ रही थी, नीचे आई, इधर से भी ये एक दफ़ा नीचे गई है, रेड कैंडल बनी है, ये जो आप देख रहे हैं ना इतनी बुलिश कैंडल ये वाली, ये पहले नीचे को गई है। और यहाँ से उन लोगों के जिन्होंने इधर से बाय किया हुआ था इस बेस के ऊपर या फिर इस बेस के ऊपर, जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस इनके नीचे रखा हुआ था, उनको भी इधर से इंड्यूस किया, यानी इधर से बायर को भी इंड्यूस कर दिया और जिसने इधर से सेल किया था उसका भी स्टॉप लॉस इधर ये खा लिया। पहले इधर से जिन्होंने यहाँ से हमारे सामने, इसको मैं क्लोज करता हूँ और आपको इस एग्जांपल को अच्छे से ज़रा अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। पहले हमारे सामने ये मॉर्निंग स्टार बना, यहाँ पे प्राइसेस नीचे आई, लोगों ने यहाँ से बाय किया, किसी ने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा, उसका इधर से हिट हो गया, जिसने इसके नीचे रखा वो फिलहाल के लिए बच गया। अब प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गई, ये एनगल्फिंग कैंडल सेल वाली लोगों ने देखी, इधर से सेल कर दिया, प्राइसेस नीचे गई, ये रेड कैंडल बनी, नीचे गई, पहले इसने नीचे वीक लगाई, इधर से लोगों के स्टॉप लॉस उठाए,
जिसने यहाँ से बाई किया हुआ था उन सब के स्टॉप लॉस लगे, स्मार्ट मनी ने बाइंग की, प्राइस ने अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और जस्ट टैप करते यहाँ पे कोई उस तरह का साइन इस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमें नजर नहीं आ रहा, सीधा प्राइस नीचे। ये जो इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिए लोगों की, सेल के स्टॉप लॉस खाए, बाय के खाए, और फिर तो इंड्यूसमेंट होने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक के पास आके यानी इस तरह की लिक्विडिटी डेवलप होती है ना, उसके बाद जो ट्रेड बनती है वो सबसे बेस्ट होती है। यानी कि हमारे सामने कुछ इस तरह का पैटर्न बना हो कि प्राइस इस तरह से इस तरह और फिर ऊपर जाएं, तो ये सप्लाई का जो एरिया है ये वाला बड़े अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगा और यहाँ से प्राइस इस तरह से नीचे गिरेंगे, क्योंकि इन हाइज के ऊपर से प्राइसेस ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी हैं और प्राइस के पास लिक्विडिटी, जैसा कि इस सूरत में हमारे पास ये बना हुआ है। ठीक है, और मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल मतलब दिखाता हूँ। जी जी, ट्रेड लगाना, क्या बोला है? मैंने कहा मतलब इंड्यूसमेंट एरिया जो मार्केट का होता है, जब मतलब ये चेंज कर रही होती है उसमें ट्रेड में ग्रेड ही करना चाहिए। आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी, बहुत स्लो आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा सही से। मेरा ब्रदर के जो इंड्यूसमेंट एरिया यानी कि प्राइस रेंज कर रही है एक ही रेंज में, जी उसमें ट्रेड करने से ग्रेड ही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ट्रेड जस्ट ट्रेंडिंग मार्केट में करनी है और अपने ऑर्डर ब्लॉक बड़े टाइम फ्रेम के स्विंग पॉइंट्स के पास ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं वहां पे करनी है, इधर उधर ट्रेड करनी नहीं है। एक अच्छा, सेटअप मिल जाए डेली का बहुत होता है। जी अच्छा, एक असद भाई एक सवाल आया माइंड में, जी ये जो जैसे ये हंटिंग होती है स्टॉप लॉस इसकी, और जैसे लोगों के ये जो अकाउंट वॉश हो जाते हैं, तो ये जो इनके पैसे जो होती है, इनके डॉलर वगैरह जो जाती है, वो कहाँ जाते हैं, यानी कि वो कौन ले जाते हैं? ठीक है ठीक है, आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, आप मुझे बैंक हाँ। में पैसे सेंड करते हैं, आपकी तरफ से चले गए, आपने कैश दिया था, अब वो कहाँ गए? वो मेरे पास आ गए, आपने जी। मुझे भेजे ना, मेरे पास आ गए। अब आप बेच रहे थे, मैं खरीद रहा था, यानी वो जो कैश है वो पैसे हैं। आपने मुझसे कोई प्रोडक्ट ली, यानी गोल्ड आपने मुझसे बाय किया और पैसे वो मुझे दे दिए, मैंने सेल किया आपको। तो इसी तरह आप जब बेचते हैं तो दूसरी तरफ कोई सेल करता है। जी जी, तो यही चीज़ है, आपने अगर अकाउंट वॉश किया सेल करके, तो दूसरी जानब किसी ने बाय करके वो प्रॉफिट बना लिया। तो ठीक है, ठीक है, ठीक। लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसा करते हैं, वो आपके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट ही नहीं करवाते। ब्रोकर की वो बड़ी चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों ने ऐसी सेटिंग की होती है, वो देखते हैं 100 क्लाइंट हैं, 100 में से 70 प्रॉफिटेबल हैं, 1 महीना हो गया, इनके ऑर्डर एलपी के पास करवा दो एग्जीक्यूट, बाकी जो 70% है जो लॉस कर रहे हैं उनके अपने पास ही रखो, क्योंकि इन्होंने तो लॉन्गर टर्म लॉस करके अकाउंट वॉश करके जाना है, तो वो जनाब फिर उनका ऑर्डर एलपी के पास एग्जीक्यूट नहीं करवाते और वो खुद ही उसका प्रॉफिट खा हो जाते हैं। तो ये बात की चीज़ें, खैर हम टेक्निकल पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखें मेरे पास इंड्यूसमेंट नहीं थी, प्राइस ने यहाँ पे आई हैं और यहाँ पे कोई खास रिएक्शन नहीं दिया और इसको ब्रेक कर दिया, यानी बुलिश ट्रेंड था, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं थी प्राइस के पास। अब इस हाई के ऊपर से प्राइस के पास लिक्विडिटी आती है, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की है और ये क्लोजिंग इनसाइड की है, ये वाली कैंडल अगर देखें, यानी कि ये अगर हमारे पास सप्लाई एरिया था, यहाँ से हम सेलिंग में इंटरेस्टेड थे, तो क्योंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इधर लिक्विडिटी नहीं है, ना ही इस एरिया के अंदर कोई साइन बना है, या तो इधर आके कोई साइन बनता, प्राइसेस वीकनेस शो करती, तब हम सेलिंग करते, या फिर इंड्यूसमेंट शो की होती, इधर इंड्यूसमेंट स्वीप होती, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता, मजीद मतलब हाई प्रोबेबिलिटी, तो फिर हम यहाँ से साइन दे के छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से सेलिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट ये आता है हमारे पास जी स्मार्ट मनी सेल एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइसेस सेल साइड में जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन रखे हुए हैं, लाइक वी कैन सी हियर प्राइस ने सेलिंग की जानिब, ये जो छोटा सा मूव आया ये इस वजह से है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब इधर अगर कोई समझे कि प्राइसेस जो हैं वो अपना स्ट्रक्चर अप साइड पे शिफ्ट कर चुकी हैं और ये डिमांड एरिया है, ऐसा नहीं है, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है यहाँ पे, ठीक है। स्विंग पॉइंट एक्चुअल में ये वाला है, तो ये अगर मूव इधर चला जाता तो फिर हम यहाँ से बुलिश होते, फिर इस एरिया से बुलिशनेस की एंट्री हम देखते, क्योंकि ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, यही ट्रैप होता है एक्चुअल में, ये रिट्रेसमेंट है, ये इस तरह से स्विंग पॉइंट। अब एक्चुअल में प्राइसेस इसके बाद सीधा अगर इधर जाके क्लोजिंग दे देती तो हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट आ जाता। अच्छा भाई, छोटे टाइम फ्रेम है तो एंट्री ले सकते हैं ना, वो तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। आपका मकसद प्रॉफिट बनाना है या ज्यादा ट्रेड्स करना है, इसको क्लैरिफाई करें पहले। क्या प्रॉफिट बनाना, प्रॉफिट बनाना ना, डेली एक एंट्री ढूंढें, H4 के लेवल का वेट करें, उधर आए प्राइस वहां से एंट्री ढूंढें। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपने जारी बात है 10-15 दिनों में, 1 महीने में इतना एक्सपर्ट नहीं हो जाना, लेकिन फिर भी आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपने जो अगर 1 महीने में $100 का लॉस किया तो आपका वो लॉस कम से कम खत्म हो जाएगा, ब्रेक इवन पे आ जाएंगे आप, या प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे। जस्ट इस एक रूल को अप्लाई कर लें, दिन में एक ट्रेड लेनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने H4 के लेवल से नीचे ट्रेड नहीं लेनी, H1 H4 के लेवल, छोटे टाइम फ्रेम को भूल जाएं। स्कैल्पिंग करके क्या करना है, एक ट्रेड लें, क्वालिटी ट्रेड लें। अच्छा जी,
यहाँ पे अच्छा भाई सॉरी, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, जो इससे पीछे पीछे आप बता रहे थे इंड्यूसमेंट का, जी जी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ वो भी देखना जरूरी है, या चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ वो भी नहीं देखना नहीं जरूरी है? नहीं नहीं, देखना ज़रूरी नहीं है। बेसिकली इंड्यूसमेंट ये होती है कि आपने फंसना नहीं है। यहाँ पे ये कैंडल है ना, ये सेलिंग बता रही है कि इसमें सेलिंग है। अब आपने इस कैंडल को देख के जब प्राइस इधर जाए तो सेल नहीं करना, आपने अपने इसी लेवल का वेट करना है। इंड्यूसमेंट का मतलब ये है कि आपने फंसना नहीं होता इधर, ठीक है? जी आप समझाइए। वेरी गुड। यानी ये अच्छा, वो जो एरिया होता है ना हमारा सप्लाई या डिमांड का, वो काफी सारा मतलब कि तकरीबन 70 से 80 पिप्स का होता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का मार्क किया होता है ना। जी जी तो वहां से इंडिकेशन क्या मतलब दिखाता हूँ। कैसे लेनी होती है कि अब देखते यहाँ हैं से देखते हैं देखते हैं बस यहाँ हो पे। जाए? अब ये एरिया अगर हम मार्क करें यहाँ पे, इधर हमारे पास जो स्विंग पॉइंट्स हैं वो मार्क कर लेते हैं और फिर उन पर बात करते हैं। स्विंग पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है ये वाला, ये लास्ट कैंडल है डोजी कैंडल, ये मार्क कर लेते हैं। ये एरो सप्लाई एरिया ये हमारे पास इतनी बढ़िया। नीचे सपोर्ट इसको खैर बात नहीं करते, अभी फिलहाल इसी पे बात करते हैं और ये हाइड करते हैं। अब ये H4 का लेवल हमने मार्क किया, H1 में जाएंगे, इसको रिफाइन करना होता है। फिर रिफाइन करने के लिए हम इधर आए हैं और इधर आके देखते हैं कि लेवल हमने तकरीबन ठीक लगाया हुआ है। ये लास्ट हमारे पास ये है और ये एरिया है, ये इतना एरिया ये टैप हुआ है, क्योंकि असल में तो हमारे पास लास्ट जो बाइंग की कैंडल है वो यही है ना। ये अगर देख रहे हैं हम तो एग्जैक्ट एरिया H1 में मार्क कर लिया हमने। अब इस चीज़ ने हमें कंफर्म भी कर दिया इस पुल बैक ने कि यहीं पर सप्लाई है, क्योंकि इधर से ही प्राइसेस नीचे गिरी हैं। ये इवनिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है, यू कैन सी इजिली हियर। ये लास्ट बाइंग की जो कैंडल थी इसको मार्क किया हमने, प्राइसेस ने यहाँ पे कंफर्म भी हमें कर दिया इवनिंग स्टार बना हुआ कि प्राइसेस दोबारा पुल बैक लेके ऊपर जा रही थी, तो इधर से ही सप्लाई आई है जिसने चेंज ऑफ करैक्टर करवा दिया। अब H1 के अंदर हमारी सप्लाई ये इतनी सी रहेगी। मजीद इसको रिफाइन करना चाहें, अब इसको अगर देख लें कितने पिप किया ये, यहाँ से ये हमारे पास अब रह गई है लाइक 130 पिप की बन रही है, ये 120 पिप की। पहले ही हमारे पास इससे काफ़ी बड़ी थी, यहाँ से यहाँ तक थी, इधर तक 180 पिप की। तो 70 पिप हमने इसमें से रिफाइन कर लिया। अब M30 में जाकर इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं। M30 के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। M30 में भी यही है। तो इसके अंदर अब क्या करना है कि इधर से प्राइस का हमने साइन देखना है। ये लेवल है इसके अंदर हमारे पास जो एक्विलिब्रियम का लेवल है। एक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी ये वाला लेवल जो इस डोजी का हाई है ना, इससे ज़्यादा चांसेस होंगे कि प्राइसेस यहाँ से नीचे ड्रॉप होंगी, ये वाला, क्योंकि इधर भी यही रेजिस्टेंस थी और यहाँ पर भी प्राइसेस ने इसी को एज अ रेजिस्टेंस लिया। लास्ट हमारे पास प्राइसेस यहाँ से गिरी हैं, तो इस लेवल को हम यहाँ पे जस्ट मार्क कर लेंगे। जोन हमारा यही रहना है पूरा, लेकिन एक आइडिया लगा लेंगे कि इसके आसपास से प्राइस कुछ साइन बनाएंगी। ये जो 2474.9 का एरिया, ठीक है। अभी हमने इसमें से मार्किंग कर ली, अपना अज्यूम कर लिया कि प्राइस इसके आसपास से कुछ साइन बनाएंगी और ये पूरा हमारा सप्लाई का एरिया है। इस पूरे सप्लाई के एरिया के ऊपर भी एक लाइन लगा देते हैं कि ये हमारा लास्ट एक होप है। अच्छा, अब नेक्स्ट जाके देखते हैं कि इधर हुआ क्या है, प्राइस ने इधर आके क्या किया। तो देखें हमारी लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, प्राइस जस्ट विक लगाती है नीचे, और यहाँ पे हमारे पास ये वाली कैंडल जो है ये एक सेलिंग की इंडिकेशन है। ये वाली जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप और क्लोजिंग नीचे, तो ये सेलिंग की निशानी होती है। इसके बाद प्राइस कैसे ऐसे गिरती, मतलब जैसा मतलब स्वाप का काम होता है, ऐसे नीचे भागती भी आ रही हैं, और इन सारे लोज के नीचे से लिक्विडिटी को स्वीप किया इसने। तो ये सिंपल, इसमें हमारा टारगेट बेसिकली कौन सा होता है, सारे लोज जैसे ऐसे इक्वल लोज बने हुए होते हैं ना, रिलेटिव इक्वल लोज, ये इस तरह के बने हुए हैं। तो इसमें फिर टारगेट होता है जो इन इक्वल लोज के पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, ये वाला, ये हमारा टारगेट होता है। तो उसके बाद प्राइसेस ज़्यादा नीचे जाएँ या ऊपर जाएँ उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। इक्वल लोज के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा टारगेट होता है। तो दैट इज सिंपल। ये इसने हिट किया और देखें यहाँ पे क्लोजिंग, फिर देखें इसके ऊपर ही क्लोजिंग देना, जस्ट नीचे से लिक्विडिटी स्वीप किया और क्लोजिंग इससे ऊपर दी है और दोबारा से पुल बैक किया ऊपर। तो ये हमारा इस तरह से टारगेट होता है। समटाइम्स अगर प्राइसेस में ज़्यादा फेयर आ जाए या ज़्यादा मतलब लिक्विडिटी आ जाए तो फिर प्राइसेस नीचे गिरती चली जाती हैं, ऊपर जा रही है तो ऊपर चली जाती हैं, लेकिन हमारा टारगेट इक्वल रिलेटिव लोज के बाद ये पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो कीप दिस थिंग सिंपली इन योर माइंड। एंड बड़े जो आपका मतलब सवाल था कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर किस तरह से देखना, तो वो यही है। अगर इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाकर देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस, अच्छा इस सूरत के अंदर ये होता है कि हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो एरिया हमने मार्क किया हुआ है, प्राइसेस इसके ऊपर चली जाएं, विक लगा दें, लेकिन क्लोजिंग ऊपर ना दें। तो हमने ये जो लेवल लाइन लगाई है 174 के ऊपर, देखें इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, किसी ने भी क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर जस्ट विक लग रही है।
तो ये हमारा एक वैलिड लेवल है। इस तरह जब हो तो आपने समझना है कि हाँ ठीक है। और ये जो साइन बन गया ना इवनिंग स्टार का, ये अगर देखें यहाँ पे हमारे पास इट इज़ अ वैलिड इवनिंग ब्लॉक, इवनिंग स्टार सॉरी, ये और ये वैलिड इवनिंग स्टार। अब इसके टेस्ट के ऊपर सेलिंग होती है, ये जो एरिया इतना, इसके टेस्ट पे सेलिंग, इसके ऊपर स्टॉप लॉस। तो चाहे इतना एरिया फिर आपका फारग गया, इधर से आपने जस्ट साइन बनने पे सेलिंग कर दी इस एरिया से, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट आपने फर्स्ट ये रखना है, सेकंड टारगेट इधर। दिस इज मच सिंपल लाइक दिस। और वन ट्रेड जस्ट अ डे। अच्छा, शूटिंग स्टार वो कैंडल दे के तब रेट लगानी है या उसके रीटेस्ट पे लगानी है, जैसे इसने ये रीटेस्ट किया हुआ है? रीटेस्ट पे लगानी होती है। इधर से ये एक इवनिंग स्टार बन गया। अब इसके बाद प्राइसेस जब ऊपर जाएं इस एरिया पे, जब डोजी कैंडल होती है ना उसकी बॉडी को टेस्ट करने जाएं, ठीक है। डोजी कैंडल जो यहाँ पे होगी ना दरमियान में, उसकी बॉडी को, अब ये छोटी सी भी डोजी कैंडल हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, यानी इस तरह की भी हो सकती है। तो जब डोजी कैंडल को टेस्ट करने प्राइसेस जाएं वहाँ से लगानी होती है ट्रेड। मे बी कि यहाँ पे हमें कुछ मिल जाए इस तरह का, अच्छा होगा अगर मिल जाए तो। सर दोबारा तो साइन ही देखना होता उधर जाके, फिर हमने जब दूसरी बार टेस्ट करने जाना उसमें। नहीं कंफर्म हो गया ना एक दफ़ा हमारे पास, ये एक दफ़ा पहले सप्लाई का एरिया है, यहाँ पे फिर हमारी लाइन से ऊपर क्लोजिंग भी नहीं हुई, इवनिंग स्टार भी आ गया, तो फिर अब यही तो साइन है जो हमने देखना था। अब साइन आ गया तो बस यहाँ से सेलिंग है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस है। अब साइन ही ढूंढते रहेंगे हर दफ़ा, तो फिर तो बस मारे गए, बैठ के देखते रहेंगे और फिर इस तरह के मूव ड्रास्टिक आ जाएंगे और हम बस वेट करते रहेंगे कि यार अब ये हो वो हो। तो खैर वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्लियर एक देख सकते हैं इंड्यूसमेंट और ट्रैप के बारे में, वैलिड एरिया किस तरह से होता है और आपका, और एक इनवैलिड जोन किस तरह से होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कुछ इस तरह से, इसमें तो आपको जस्ट ये एक इस तरह से हाई नज़र आ रहा है ना, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये कुछ इस तरह से हो सकता है, इस तरह का कोई सिनेरियो। और फिर प्राइसेस ऐसे जाएँ, यहाँ से छोटा मोटा ऐसे रिएक्शन थे, आपको लगे कि हाँ यहाँ से सेलिंग भी हो रही है और आप सेल कर दें, लेकिन प्राइस ऊपर चली जाए। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अपने एरियाज मार्क करने हैं, और फिर छोटे टाइम फ्रेम में उधर से नीचे ही पहले ही कुछ होता रहे, ऐसा होता रहे। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होगा भी कि आपने ये एरिया निकाला हुआ है, प्राइसेस क्या करती हैं यहाँ पे ऐसे जाती हैं और इधर से ही गिर जाती हैं, इसको टैप ही नहीं करती। तो आपने परेशान नहीं होना कि यार नीचे गिर गया, मेरी तो स्ट्रैटेजी ख़राब है। ये बहुत कम होता है। आपने अपनी एक ही स्ट्रैटेजी को लेकर चलना है जिसमें आप कॉन्फिडेंट रहें, आपको एक्सपीरियंस आ जाए, एक स्ट्रैटेजी पे आप प्रॉफिट करने लग जाएं, फिर उसके बाद आपको इतनी ग्रिप हो जाए कि वो आपके सामने सिनेरियो बन रहा हो, आप आंखें बंद करके वहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दें। देन नेक्स्ट यू कैन थिंक फॉर एन अदर स्ट्रैटेजी, अदरवाइज जस्ट फोकस ऑन दैट सिंगल वन। नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे कोई और एग्जांपल देखते हैं। हमारे सामने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। हाई प्रोबेबिलिटी क्यों है, उसका रीज़न हमारे पास ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। वी हैव टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड विच इज़ इन दिस केस बुलिश ट्रेंड। यहाँ पे बुलिश है, इधर बुलिश है, और ये हमारे पास लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ओके, अब स्विंग पॉइंट कौन से हैं हमारे पास? स्विंग पॉइंट ये है इस सूरत के अंदर, जब तक हम सिर्फ इधर हैं, ठीक है। हमारी ट्रेडिंग रेंज ये वाली है। अब प्राइसेस जब तक इधर आएंगी हम यहाँ से बुलिश होंगे। अगर ये इधर से भी नीचे गिर जाती है ना, लाइक ये इसको ब्रेक करके दोबारा नीचे गिरे, तो हम इधर से बुलिश ही होंगे। लेकिन इसने मजीद कंफर्म किया, यहाँ से थोड़ी सी ट्रेसमेंट ली, इधर चली गई। अब इधर जाके प्राइसेस हो सकता है यहाँ पे कोई सप्लाई का एरिया हो या जैसे भी प्राइसेस नीचे गिरती हैं, और यहाँ पे अब हमारे पास डिमांड है। अब इस सूरत के अंदर क्योंकि हम एक्सटर्नल रेंज से एंटर हुए हैं, किसी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एंटर नहीं हुए, लाइक इधर अगर कोई हम सोच के चलें जब प्राइस इस तरह से नीचे आ रही थी, तो इसको सोच के चलें कि यहाँ पे यार डिमांड पड़ी हुई है, इधर डिमांड पड़ी हुई है, इधर से एंटर हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास वो चांस नहीं होगा कि हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को जो है ना वो टारगेट कर सकें। यानी प्राइसेस बुलिश हैं तो अब मजीद नया हायर हाई लगाएंगी, इस तरह से नया हायर हाई, दोबारा पुल बैक, नया हायर हाई, इस ट्रेंड कंटिन्यू करेंगी। तो ट्रेंड में ट्रेड लगाना, इसलिए वो एक आपने सुना भी होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आप अगर यहाँ से भी एंटर हो गए, यहाँ से भी हो गए, यहाँ से, मतलब बिगिनर गलती करते हैं, लेकिन आपने नहीं करनी, अपने ऑर्डर ब्लॉक से ही एंटर होना है। बड़े टाइम फ्रेम का जो स्विंग एरिया होगा वहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। इधर आके कुछ भी होता रहे, जैसे इधर प्राइस ने ये ऐसा सिंपल नजर आ रहा है ना, लेकिन चार्ट के ऊपर ऐसा होता नहीं है। चार्ट के ऊपर ये कुछ ऐसे नजर आएगा, ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर अचानक से क्या होगा कि ऐसे हो जाएगा। इस तरह के सिनेरियोज बनते हैं। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे अगर काम करेंगे तो कम से कम अगर इधर से ऐसे होके ऐसे भी गिरना होगा ना, तो आप इस इतने से मूव के अंदर कम से कम 50-100 भी पकड़ चुके होंगे, आप प्रॉफिट में होंगे, ब्रेक इवन पे होंगे। बड़े टाइम फ्रेम में काम करने का फायदा ये होता है। इज दैट सिंपल? और अंडरस्टैंड किया आपने चीज़ों को? अच्छा, ये आईडीएम बता दें क्या? ये जो आईडीएम इंड्यूसमेंट ही है ना, आईडीएम वही इंड्यूसमेंट कोई कहते हैं।
इंड्यूसमेंट वही ना, कोई ऐसी एरिया, ऐसा लेवल जो आपके मतलब आपका दिल ललचाए वहाँ पे कि यार ये ट्रेड मैं मिस कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल भी बनेगी, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर को भी जाता हुआ आपको दिखेगी, लेकिन वो क्या करेगी, बेवकूफ़ बना रही होगी बंदों को, रिटेलर्स को खासतौर पर। तो बाद दफ़ा क्या होता है, एक और चीज़ कि यहाँ पे ना बाद औकात मार्केट इधर आएगी, इधर से दोबारा उठ जाएगी, आप कहेंगे ओफो यार खास इधर से ट्रेड ले लेता, लेकिन आपका ट्रेड प्लान आपको क्या बताया, आपने सिर्फ स्विंग पॉइंट से, बिगिनर हैं प्रॉफिट करना चाहते हैं तो स्विंग पॉइंट को ही टारगेट करेंगे, इधर से आके कुछ भी हो जाए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इधर से जब आप एक्सपर्ट हो जाएं फिर इधर आके जो साइन बने उससे आप ट्रेड लें, उसके नीचे जस्ट स्टॉप लॉस दें, प्राइसेस ऊपर जाएं, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं, जब इस तरह के छोटे एरियाज के ऊपर ट्रेड लेते हैं। लेकिन अगेन आई डू नॉट रिकमेंड यू टू ट्रेड ऑन सच इंड्यूसमेंट एरियाज, जस्ट target the higher time frame swing points and the order blocks with inducement। and next चलते हैं जी, हमारे पास ये भी एक इंड्यूसमेंट टाइप एंट्री है। यहाँ पे क्या था कि प्राइसेस ने, जैसे वो सबसे पहले हमने एग्जांपल देखी थी कि इधर कुछ इस तरह से बना हुआ था, इस तरह से, और ये ऐसे था, लाइक ये जो पैटर्न है ना, ये हमारे पास ओवरऑल जिस तरह ये वेव लगी हुई है, ये इधर से ऐसे था, प्राइस इधर रेंज करने के बाद ऐसे गई हुई थी ऊपर, एक्सट्रीम स्विंग पॉइंट ये है हमारे पास सबसे नीचे जो है। अब इधर प्राइसेस आएंगे तो इधर से कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शन मिलेगा, ग्रीन कैंडल बनेगी, अब लोग सोचेंगे कि हाँ यार इधर से बाइंग होगी, लेकिन प्राइस ऊपर। अच्छा, इसकी ना मैं कोई लाइव एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह के जो है ना स्विंग पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है। इधर अगर हम आएँ तो लाइव मार्केट में मे बी वी हैव फाइंड वन M15 है, तो M15 के अंदर M5 में देखते हैं टाइम फ्रेम चेंज करके किसी इंड्यूसमेंट एरिया के ऊपर प्राइसेस क्या करती हैं, इंड्यूस किस तरह से करती हैं। अच्छा, यहाँ पे तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। ये एक अगर देख के चला जाए ना तो ये एक इंड्यूसमेंट टाइप ही है चीज़, ये वाली, ये कैंडल इतनी लंबी नीचे विक है और ये सपोर्ट का एरिया भी है, ये भी इतनी लंबी विक है, लेकिन इन दी एक्चुअल लाइंस क्या होता है कि प्राइसेस को नीचे को ब्रेक कर देती हैं और ये सपोर्ट का कोई नहीं चलता। सपोर्ट की ये पावर क्यों नहीं चली, क्योंकि यहाँ से देखा जाए अगर तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था और प्राइसेस ने इसको 3 दफ़ा टैप किया, 1 2 3। अब इस सूरत में जब प्राइसेस एक दफ़ा टैप किया, इसको इस टॉप तक कम से कम जाना चाहिए था। जब ट्रेंड बुलिश हो ना इस तरह से, ये शॉर्टर टर्म में ट्रेंड बुलिश है ना, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में तो हमें पता है कि ये रेंज हो रही है, ये देखें ये रेंज हो रही है बड़े टाइम फ्रेम में, ये हमारी रेंज है ओवरऑल, ये रेंज है जिसके अंदर प्राइसेस एक क्या कर रही हैं कि रेंज कर रही हैं ओवरऑल, यहाँ से यहाँ तक नीचे अगर आके देखें तो हमारे पास एक्सट्रीम नीचे कौन सा, ये वाला, ये रेंज है। अब इसके अंदर अगर ये शॉर्टर टर्म अगर कंट्री हम ढूंढ रहे थे, यहाँ पे सारी बात है एक दिन में ट्रेड तो लेनी है, तो फिर यहाँ से ट्रेड ढूंढ रहे थे, तो प्राइस यहाँ पे क्या करना चाहिए था, प्राइसेस को इधर से हाई जाना चाहिए था, जैसे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, अगेन इधर आई हैं, टैप करके ऊपर चली जाती हैं। जब एक ट्रेंड शुरू होता है ना तो फिर प्राइसेस क्या करती हैं कि इस तरह से नीचे आती हैं, इधर कहीं अपने इसी ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट करती हैं और ऊपर, लेकिन जब एक ट्रेंड वीक हो जाता है ना बिल्कुल, तो फिर वो अपने एक्सट्रीम स्विंग पॉइंट तक आती हैं वापस, और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, और इधर जो पहले वो ब्रेकर ब्लॉक मौजूद होता है ना, ये इनको रिजेक्ट करता है, और इधर से या तो फिर इसको ये तंग कर के ऊपर चली जाती हैं, वो साइन हमें पैटर्न्स वहाँ पे नजर आ जाते हैं। तो इस सूरत के अंदर वन टाइम should go higher but it didn't goes there, and again it made this type of candle which is showing us the rejection and prices did not go to the testing this level, और हमें यहाँ पे पता चलेगा कि प्राइसेस में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, दोबारा नीचे आती हैं, यहाँ से जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती हम सेल तो कर नहीं सकते इस तरह। लेकिन अगेन जब प्राइसेस तीसरी दफ़ा टैप करके यहाँ से ऊपर जाती हैं, बायर्स एंटर हो रहे थे कि यार सपोर्ट है यहाँ से और ये बिक लग रही है इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन जो एक स्मार्ट मनी है या स्मार्ट ट्रेडर है वो देख रहा होगा कि हाँ यार एक दफ़ा गई हैं, दूसरी दफ़ा गई हैं, नहीं हायर हाई लगा पाई या उसके कम से कम इक्वल नहीं जा पाई, तो दिस लेवल वोंट वैलिड मोर फॉर द बाइंग मोर, सो हेयर वी विल वेट फॉर टू ब्रेक दिस लेवल डाउन साइड, एंड अगेन ब्रेक हुआ हमारे सामने, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, प्राइसेस ऊपर आई, हमने इस अपने ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग की, बट अगेन व्हाट हैपेंड हियर, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या साइन बना है जिसके बेस पे हम सेलिंग करते हैं। हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, यहाँ पे वैलिड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, किसी को पता है यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है एक्सट्रीम वाला स्विंग पॉइंट, मैं आपको खुद ही बताता हूँ, हमारे पास एक्चुअल में ये वाला स्विंग पॉइंट है हमारा, जिस बंदे ने इधर से सेलिंग की
इधर से कोई साइन देखा, ये वाला साइन देख लिया, ये मतलब इतना वैलिड तो साइन ये नहीं बना हुआ, कोई इवनिंग स्टार टाइप तो पैटर्न इधर है कोई नहीं है इस एरिया के ऊपर। तो ये इंड्यूसमेंट है बेसिकली, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंड्यूसमेंट। ये भी एक एरिया ना, यहाँ पे प्राइसेस आती हैं लेकिन यहाँ से छोटी मोटी रिजेक्शन। इधर देखा ना ये इंड्यूसमेंट कैसे है, ये कैंडल बनी है ना इधर आके, सेलर एंटर हुआ है कि हाँ यार इधर से जो है ना अब प्राइसेस नीचे गिर जाएंगे, बट दे डिडंट गो फॉल, दे वेंट अप, टेस्टेड दी मेजर स्विंग पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक एंड देन गोज डाउन। और इतना बड़ा डाउनफॉल आप देखें, ये देखें बड़े टाइम फ्रेम के स्विंग पॉइंट को, यानी जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर में पॉइंट होता है ना उसको हमने टारगेट करना है। इतना चार्ट आप देख रहे हैं, सबसे नीचे पॉइंट ये है, इसको टारगेट करेंगे, सबसे ऊपर ये इसको टारगेट करेंगे, वहां पे जाके प्राइसेस के शिफ्ट होने का वेट करेंगे। और ये अच्छा, अगर ये देखा जाए जी जी है ऑर्डर ब्लॉक को दो दफा टैप कर ले तो ठीक है, वैलिड है। अगर 3 से 4 दफा उसको टैप करे तो वो फिर ऑर्डर ब्लॉक वीक हो जाता है। 2 दफा भी टैप करे ना तो आई शुड थिंक वो जो है ना उसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं रही ना, वहाँ पे इतनी डिमांड ही नहीं रही कि आप प्राइसेस को ऊपर धकेल पाए। लेकिन हमारा जो तरीका है वो 2-3 दफ़ा देख के हम ये तो सोच रहे हैं कि अब इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन जब तक वो ब्रेक नहीं होता वहाँ से सेल नहीं कर सकते कि यार ये तो वीक हो गया चलो इधर से सेल करे, तो नहीं, क्योंकि जो नज़र आ रहा है वो करना है, जो सोचना है वो नहीं करना इम्प्लीमेंट, जो देखना है वो करना है। जब ब्रेक हो जाए, हमें कन्फर्म हो जाए, क्योंकि ब्रेक के बाद कन्फर्म है अब दोबारा ऊपर जाएगा तो हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे। इस एरिया पे भी कोई सेल का साइन हम फाइंड कर सकते हैं, साइन मिलेगा तो सेल, और इस एरिया पे भी। अब इधर मोस्टली आपको बताया कि क्या होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है ना वैलिड, अभी अभी आपको इसकी लाइव एग्जांपल्स दिखाई हैं। ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास सप्लाई का, इसको एज अ सप्लाई ले लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको इंड्यूसमेंट पढ़ाई है अभी अभी, तो इंड्यूसमेंट क्या है, इसमें इंड्यूसमेंट कहाँ पे पड़ी हुई है, ये सारी इंड्यूसमेंट ही है ना, ये देखें ये सारी इंड्यूसमेंट ही है, प्राइसेस ऊपर गई हैं, इसको इंड्यूसमेंट को यहाँ से सेलर्स के इधर से जिसने इस कैंडल को देखें सेल किया हुआ है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस था, उनको उड़ाया प्राइस इस तरह रेंज की थोड़ी सी नीचे, ये होता है इंड्यूसमेंट अबव और बिलो द ऑर्डर ब्लॉक। तो ये सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, तो दिस इज द वैलिड इंड्यूसमेंट एंड प्राइसेस गो अप, इंड्यूस द सेलर्स अगेन, हंट देयर स्टॉप लॉस एंड गो डाउन, सो सिंपल। ओके, और ये हम दोबारा वापस चलते हैं, इधर देखते हैं जो हम चीज़ देख रहे थे। इधर जैसे वो सेल साइड का था, इसी तरह ये बाय साइड का, यहाँ पे इंड्यूसमेंट थी, प्राइस ने यहाँ से छोटी मोटी बाइंग की कैंडल शो भी की होगी, बट अगेन डाउन, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और अगेन अप। तो दिस इज दी वैलिड SMC एंट्री टाइप। और ये ऑर्डर फ्लो, इसके अंदर क्या है, हायर टाइम फ्रेम का ये हमारे पास एक सप्लाई एरिया, और इसके अंदर ये है कि प्राइसेस हम ये सप्लाई को लेते हैं यहाँ से ऐसे और ऐसे, प्राइसेस यहाँ पे आती हैं अपना, ये जब इसको इसने ब्रेक किया था ऐसे, और ये ब्रेकर ब्लॉक था इधर, इसको टेस्ट किया अगेन ऊपर, क्या करना चाहिए था, बुलिश ट्रेंड हो तो नया हायर हाई लगाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हुआ, इसने इसको नीचे को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब समझ लें कि ये ट्रेंड जो है ये वीक हो गया, अब ये मजीद इसमें बाइंग नहीं है, और ये क्या है पैटर्न, ये और ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये हाई टाइम फ्रेम का हमारे पास ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, पूरा का पूरा एरिया। अब इस सूरत के अंदर हम यहाँ से एंटर होंगे। ठीक है, ये ट्रेंड बुलिश था, इस तरह से ट्रेंड बुलिश था, हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ से अगर किसी ने इस ब्रेकर ब्लॉक की बेस पे बाय किया, उसका पहला टारगेट ये होता है, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, बट इसने जस्ट टैप किया और दोबारा नीचे ब्रेक इवन लग गया, या TP1 विटोवा जो भी। अब हमें कंफर्म हो गया कि प्राइसेस आर मोर इंटरेस्टेड टू गो डाउन साइड। ठीक है, अब हम यहाँ से जब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये वाला लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इधर से और लास्ट हाई पॉइंट इधर से लगा हुआ है, ये ऑलमोस्ट इस वेव की 30% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट है। ये मैंने आपको बताया है कि पूरी जो वेव होती है एक्सपेंशन, उसकी 30% रिट्रेसमेंट हो तो वैलिड माना जाता है। तो ये वैलिड स्विंग पॉइंट है, यहाँ से प्राइसेस नीचे आके क्लोज करती हैं, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, दोबारा ऊपर जाती हैं, इंड्यूसमेंट होती है इस ब्रेकर ब्लॉक को, इसको टेस्ट करके नीचे आती हैं। जैसे इधर ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट करके ऊपर गई थी, ऐसे ही इस ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट करके नीचे और ऊपर अगेन अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का टेस्ट किया प्राइस ने, यानी इंड्यूसमेंट थी जो इधर जिस तरह से कोई इंड्यूसमेंट बनी हुई थी, इधर से इसको सब इंड्यूसमेंट को इन्होंने स्वीप किया और प्राइसेस अगेन इस तरह से डाउन। और हमारा टारगेट क्या होता है, स्विंग पॉइंट। तो ये स्विंग पॉइंट तक हमारा टारगेट लेके साइड पे अगेन प्राइसेस एक सेल साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हैं, हमें कन्फर्म है ये अब सब पहले हमारे पास ये सप्लाई कन्फर्म थी, अब ये भी कन्फर्म हो गई है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये, क्योंकि इधर से एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड पे हो चुका है। दोबारा प्राइसेस ऊपर जाती हैं, इधर से ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है इससे कुछ ना कुछ यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड करती हैं, ऐसे इंड्यूसमेंट करती हैं और फिर अगेन वेंट अप एंड गो डाउन। सो दिस इज सिंपल ऑर्डर फ्लो टाइप और इंड्यूसमेंट टाइप, जो भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है उसके बाद फॉरेन जो एंट्रीज बनती हैं वो एक इस एग्जांपल में आपको शो कराया गया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आल्सो आस्क मी। 2 मिनट रह गए हैं,
और मैं आपके सवाल ही ले लेता हूँ, अगर किसी को कोई सवाल है तो बता दें, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इंड्यूसमेंट का जो एरिया है इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि जो एक ही रेंज कर रही होती है, मतलब साइडवेज जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि रेंज कर रही होती है। रेंज नहीं कर रही होती एक्चुअल में, वो कभी रेड कैंडल बड़ी बना के कभी बुलिश बना के लोगों को फंसा रही होती है कि आ जाओ मैं तो मूव करने लगी हूँ, आ जाओ बाय कर लो, आ जाओ सेल कर लो। तो वो जो फिर करते हैं फिर वो फंस जाते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? एक मिनट रह गया हमारे पास, कोई सवाल है तो हम पूछ लें। जी आमिर सलीम, आपने अनम्यूट किया हुआ माइक, है कोई सवाल आपका? जी सवाल ये था कि असद भाई 4 आवर के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक वो जो साइन है, अगर वो 1 मिनट में डोजी बन रहा है या मॉर्निंग स्टार टाइप का बन रहा है तो क्या एंट्री ले सकते हैं 1 मिनट के टाइम जी जी, फ्रेम? H4 के अंदर जाके चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करें M5 में कम से कम, और फिर M5 में जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए उसके बाद दोबारा प्राइसेस टेस्ट करने जाएं और M1 के अंदर आप फिर वहाँ से एंट्री ले सकते हैं बिल्कुल। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।